नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माई कॉमर्स क्लास में। और आज हम लेके आए हैं वसूली खाता से संबंधित जानकारी। वसूली खाता क्या है, वसूली खाता कब बनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा उन छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और आपको अच्छी जानकारी अकाउंट से संबंधित आपको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, वसूली खाता क्या है। देखिए, वसूली खाता जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वसूली किस चीज़ की वसूली, किसी संपत्ति को बेचने से, ठीक है, जो वसूल किया जा सके तो वो वसूली। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ संपत्ति की वसूली नहीं है। तो पहले ये जाने कि वसूली खाता क्या है। देखिए, वसूली खाता ये एक वसूली खाता ये एक नाम मात्र का खाता है, नाम मात्र का खाता है। लेकिन कब बनाया जाता है, जब फर्म के समापन पर। कब बनाया जाता है, फर्म के समापन पर। फर्म के समापन पर जो खाता बनता है वसूली खाता। ठीक, वसूली खाता क्या है, नाम मात्र का। एक नंबर क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा कि वसूली खाता किस प्रकार का खाता है, नाम मात्र खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार खाता है, नाम मात्र खाता, यानी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो वसूली खाता कब बनाया जाता है, जब फर्म का समापन कर दिया जाए। फर्म के समापन पर वसूली खाता बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वसूली खाता, रोकड़ व बैंक शेष छोड़कर शेष संपत्ति बेचने एवं पूंजी संचय साझेदार के ऋण को छोड़कर सभी दायित्वों का भुगतान करने के बाद शेष राशि को साझेदारों के लाभ हानि पात्र में देंगे। ठीक है, तो वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, रोकड़ व बैंक से छोड़कर एसेट साइड पर। देखिए, दो सब भाग होते हैं। बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे क्या क्या होता है, यह है एसेट, यह है लायबिलिटी। एसेट साइड पर कैश या बैंक शेष, बैंक जो भी शेष होगा, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी संपत्ति है उन संपत्ति को हमने बेचना है। उस बेचने से जो रकम प्राप्त होगी, उस रकम प्राप्त होने के बाद फिर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व या पार्टनर लोन को छोड़कर जितनी भी, जैसे क्रेडिटर, बीपी, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, जो भी लिखा हुआ आपका, इस तरीके से जो भी दायित्व है उन दायित्वों का भुगतान करने के बाद फिर जो बचेगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पर मेरा 100 रुपये मिल रहा है और दायित्वों का भुगतान 90 रुपये किया गया। अगर 100 रुपये प्राप्त राशि में से 90 रुपये भुगतान करने के बाद 10 रुपये तो बचे, वो 10 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, साझेदारों को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
और यदि सपोज कीजिए इसकी वैल्यू आपका 100 रुपये हुआ और संपत्ति से मेरे को 80 रुपये वसूल हो रही है। कितनी वसूल हो रही है? संपत्तियों से मुझे बेचने पर 80 रुपये मिले और जबकि दायित्वों का भुगतान 100 रुपये है, तो इसका मतलब 20 रुपया कमी हो रही है। और उस कमी को क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? साझेदारों के पूंजी खाते से, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते से पूरी की जाएगी, पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो कमी होने पर लॉस, साझेदारों के लॉस दिखाया जाएगा और साझेदारों को डेबिट किया जाएगा और डेबिट करने पर साझेदारों के पूंजी खाते से कटौती की जाएगी। तो ये पुनर्वसूली खाता साझेदारों के रोकड़ बैंक छोड़कर संपत्ति को बेचने के लिए और दायित्वों में पूंजी संचय और साझेदारों के ऋण को छोड़कर जितने भी दायित्वों का है, दायित्वों का भुगतान करने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। और इन सब के बाद यदि राशि बचती है, दायित्व भुगतान करने के बाद राशि बची है, तो इसका मतलब लाभ हुआ है और लाभ होने पर साझेदारों को क्रेडिट किया जाएगा। और यदि संपत्तियों की वसूली के बाद दायित्वों का भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, तो उसका भुगतान पूरा करने के लिए साझेदारों के पूंजी खाते से डेबिट किया जाएगा, यानी पार्टनर को डेबिट करके लॉस बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वसूली खाता। वसूली खाता क्या है? वसूली खाता क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो वसूली खाते से संबंधित एक नमूना है, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से नमूना बनेगा। तो ये रहा वसूली खाता, एक नमूना है। देखिए, वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट बनाना। ठीक है, तो ये भाग आपको पता है कि डेबिट होता है और ये भाग क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साझेदारों के जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसेट साइड पर रोकड़ और बैंक छोड़कर जितनी संपत्ति, जिन संपत्तियों को हमने बेचना है, उन संपत्तियों को जहां पर ट्रांसफर करना है, एसेट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? संपत्ति का हस्तांतरण क्या हो जाएगा? टू एसेट्स। ठीक, और इसी तरीके से लायबिलिटी को जितना हमने जिस चीज़ का पेमेंट करना है, उनका पेमेंट यहाँ पर दायित्व का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर बाय लायबिलिटी क्या क्या आ जाएगा? क्रेडिटर, बीपी, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन जो भी होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक, संपत्ति का हस्तांतरण हो गया, दायित्वों का भुगतान हो गया। दायित्वों के भुगतान के बाद अब देखिए, संपत्ति की वसूली को इस साइट पर बाय कैश या बैंक के नाम से दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? संपत्ति से वसूली, संपत्ति से वसूली पर। ठीक, और इसी तरीके से दायित्वों का भुगतान करना है, तो इधर दायित्वों का भुगतान क्या होगा? टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये चार चीजें कंपलसरी है। वसूली खाते में संपत्ति तो ट्रांसफर किया जाएगा और लायबिलिटी भी ट्रांसफर किया जाएगा। संपत्ति ट्रांसफर किया जाएगा तो उसको बेचा जाएगा, बेचकर क्या पैसा मिला वसूली खाते में हमने बाय कैश या बैंक के नाम से दिखाया। जरूरी नहीं कि कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम मिला या ज़्यादा मिला, जितना मिले। मान लीजिए 100 रुपये की संपत्ति 120 में भी मिल सकता है या फिर 90 रुपये मिल सकता है, 80 रुपये मिल सकता है। कितना मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, बल्कि हमने देखना है मिला कितना, कम या ज़्यादा, जितना मिले हमने दिखाना। इसी तरीके से लायबिलिटी का भुगतान हमने यहाँ पर दिखाना है। अगर लेनदार का भुगतान है तो लेनदार का भुगतान कम में भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। ठीक, तो कितना हो रहा है उतना हमने दिखाना है। तो कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि संपत्तियों के वसूली जो हमने करनी होती है, तो उन संपत्तियों की वसूली में कोई साझेदार ये कहता है कि एक संपत्ति या जो भी इसको लगता है कि ये संपत्ति मेरे काम की है, तो वो संपत्ति साझेदार ले लेता। अगर नगद लेता है, नगद लेगा तो वसूली में आएगा, नगद नहीं लेता है तो उसके नाम से दिखाया जाएगा। साझेदार द्वारा संपत्ति लेना, साझेदार द्वारा
संपत्ति लेना क्या हो जाएगा? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साझेदार द्वारा संपत्ति ले लेता है तो नगद नहीं लेता है, तब साझेदार के नाम से दिखाया जाएगा और साझेदार के खाते से हम पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से दायित्वों का भुगतान, संपत्ति की वसूली से अभी पैसा नहीं आ रहा है भैया, संपत्ति वसूली पैसा नहीं आया, तो कोई लेनदार आके खड़ा हो गया, लेनदार खड़ा हो गया तो उसको तो पेमेंट देना है, लेकिन अभी पेमेंट कहाँ से दिया जाए? तो उस दशा में, उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई साझेदार आके कहता है कि इसका पेमेंट अभी मैं कर देता हूँ, जब फर्म के पास पैसा हो जाए तो मेरे को दे देगा या मुझे भुगतान कर देगा। तो जब तक भुगतान फर्म नहीं कर रहा है तो साझेदार करेगा, तो इसे कहा जाएगा साझेदार द्वारा दायित्व का भुगतान करना। साझेदार द्वारा दायित्व का भुगतान, तो क्या हो जाएगा? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब इसमें एक चीज और आता है कि कभी कभी संपत्ति की वसूली पर हमने जो खर्चे भी हो जाते हैं, संपत्ति की वसूली में नीलाम करने पर कुछ खर्चे किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं वसूली व्यय, समापन व्यय, विघटन व्यय या बिक्री व्यय। ठीक, तो ये कोई भी व्यय होगा तो हमने क्या होता है, यहाँ पर संपत्ति की वसूली व्यय, वसूली व्यय पर टू कैश या बैंक के नाम से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये साझेदार द्वारा संपत्ति दायित्व का भुगतान और साझेदार द्वारा संपत्ति लेना, ये दो कंडीशन तो तभी है जब प्रश्न में दिया हो, अदरवाइज ये चार चीजें तो कंपलसरी है, ये आपने दिखाना ही है। कितनी संपत्ति उसको ट्रांसफर करना, जितना दायित्व उसको ट्रांसफर करना है, संपत्ति से वसूली और दायित्वों का भुगतान तो होना ही है। वसूली व्यय दिया है प्रश्न में तो दिखाना है, संपत्ति एक साझेदार ले रहा है तो दिखाना है, दायित्व का भुगतान साझेदार दे रहा है तो दिखाना है, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके बाद अगर इधर का योग ज़्यादा होता है, तो इधर का योग अगर ज़्यादा हुआ, इधर का योग कम हुआ, तो क्रेडिट का योग ज़्यादा होना मतलब लाभ है, और लाभ का मतलब संपत्ति से वसूली ज़्यादा हुई होगी तभी तो वसूली लाभ हुआ होगा। तो लाभ होने पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी में बांट देना है, और अगर इधर का योग ज़्यादा है और इधर का योग कम है तो हमारा हो जाएगा हानि होने पर बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी में बांट देना है। किस अनुपात में? जो उनका अनुपात दिया हो। अगर अनुपात नहीं दिया है तो किस अनुपात बटेगा? साझेदारी एक्ट में अगर अनुपात के बारे में ना बोला हो तो बराबर बांटा जाता है, तो बराबर बटेगा। यहाँ सभी साझेदारों में जो भी बांटना है सभी साझेदारों में बटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वसूली खाता। वसूली खाता क्या है, वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, और वसूली खाते का एक नमूना है, किस तरीके से वसूली खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया इन चार चीज़ों को कंपलसरी है वसूली खाते में लाना है, बाकी चीज़ जो समायोजन में आपको दी है। ठीक है, तो ये आपका लाभ हानि की तरह प्राप्त करने के लिए संपत्ति को बेचने और दायित्वों के भुगतान करने के बाद जो भी लाभ हानि होगी उसको बांटने के लिए, ज्ञात करने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम वसूली खाते से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करके देखेंगे कि वसूली खाता किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।